नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार इंडियन नेक्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस नेत्री गीता रजक जी, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद वार्ड से पार्षद रह चुकी हैं और उनसे बात करते हैं कि कैसे उन्होंने यहाँ तक राजनीतिक करियर का सफल किया अपना जैसे आपने राजनीतिक करियर किया, कहाँ से शिक्षा की और ये प्रेरणा कहाँ से मिली राजनीति में आने का? सबसे पहले मैं अपने मीडिया भाइयों को मेरा प्रणाम है। और मैं राजनीति लाइन पे आने का एक वजह है, जो मैं राजनीति में आई हूँ पहले अपने वार्ड के समस्या को देखते हुए, और वार्ड के समस्या से पहले मैं खुद एक समस्या में जूझती थी। मैं भी एक सिंपल महिला थी, घर परिवार चलाने वाली थी, घरेलू थी, अपने पारा मोहल्ला का समस्या को देखती थी। मैं वहाँ से प्रेरणा मिला, लोगों को देख के प्रेरणा मिला मेरे को, तो मैं राजनीति में आई। और मेरा शिक्षा और मेरा जन्मभूमि अपना वाड्रफनगर, बरती कला, भगवानपुर, मैं वहाँ से मेरा जन्मभूमि है और वहीं मेरा शिक्षा भी वहीं है। और वहीं से मेरे परिवार में कोई ऐसे नहीं है जो पुश्तैनी एक राजनीति परिवार से कोई होते हैं, वैसे मेरे परिवार में कोई नहीं है। तो आप अंबिकापुर कैसे पहुँचे हैं? अंबिकापुर में 2004 में मेरी शादी हुई थी। यहाँ शादी करके मैं अंबिकापुर में आई थी अपना, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जैसे देखा जाए तो आपने कांग्रेस को क्यों चुना? बीजेपी में जा सकती थी। कांग्रेस में मैं कांग्रेस को इसलिए चुनी क्योंकि ये मेरा पर्सनल विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या है कि कांग्रेस में गांधीवाद है, विचारधारा है, वो मेरे को अच्छा लगा। और हमारे यहाँ जब मैं कांग्रेस ज्वाइन की तो ये मैं सोची भी नहीं थी कि मैं कांग्रेस ही ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मैं एक आम नागरिक थी। और आम नागरिक होने के नाते हमारे महाराज साहब का फर्स्ट चुनाव में पंडाल लगी हुई थी यहाँ पे, तो वहाँ मैं गई थी एक आम जनता बन के अपने समस्या को लेके। तो मेरे को मंच मिला बोलने के लिए, तो मैं अपनी बातों को रखी। सबसे पहला अपने मोहल्ले के बात को रखी। मेरे मोहल्ला में ऐसे था कि लाइट नहीं था, खंभे होते हैं वो नहीं था, हम लोग बहुत दूर से खींच के लाते थे। 2 जन 4 जन 5 जन मिला के तार खरीद के, मलिन बस्ती से हम आते हैं तो वैसे तार खींच के मिला के और तार खींच के हम लोग लाते थे, तो उसको यूज करते थे। तो हम लोगों को हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और पानी यहाँ वहाँ, रोड भी अच्छा नहीं था, गली था एक ऐसे ही पैर था, तो उसमें चलते थे रहते थे तो बड़ा डर लगता था। मिट्टी का घर था एक, उसमें डर लगता था, पानी आता था तो खपड़ा चूता था ऐसे, तो डर लगता था कि कहीं सांप पीछे ना आ जाए। लाइट नहीं है, मिट्टी तेल के लिए हम लोग लाइन लगाते थे उस समय कंपनी बाज़ार में। जी, आपको पार्षदी का मौका कांग्रेस के द्वारा दिया गया? हाँ, पार्षदी का मौका मेरे को कांग्रेस के द्वारा दिया गया। वो इसलिए दिया गया, देखिए मैं बता रही हूँ आपको, जो पंडाल लगा था उसमें मेरे को बोलने के लिए मंच दिया गया, और उस मंच में मैं बोली, अपने समस्या को रखी, उसमें वो समस्या का हल भी हुआ। और उस दिन मेरे को हमारे महाराज साहब खुद पूछे थे, मेरे को याद है वो दिन आज, कि मेरे को पूछे थे, क्या आप कांग्रेस में जुड़ के काम करना चाहेंगी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो। मैं अपने बात को सुनाई बड़ा हंसते हंसते। मैं बोली, बाबा मैं तो एक गरीब परिवार से आती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर मैं कैसे करूँगी, मेरे घर चलाने के लिए नहीं है, क्योंकि उस समय मेरे पास दुकान नहीं था, तो कैसे करूँगी मैं इसको, ऐसे बोली। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप करेंगे तो चुनाव के बाद आप आ जाइएगा, या तो फिलहाल आप कल आ जाइएगा। तो मेरे को याद है उस समय मेरे को बाबा एक मोबाइल दिए थे, जो उस समय वीवो का मोबाइल मेरे को ख़रीद के, स्क्रीन टच ही दिए थे। बोले कि आप जाइए दुकान में ले लीजिए, अपने आदमी को बोले कि आप इनके लिए एक मोबाइल दे दीजिएगा। मेरे को मोबाइल दिए, वो सबसे पहला मेरा वो था।
फिर उसके बाद में बोले कि आपके पास रोज़गार नहीं है तो आप क्या करना चाहती हैं। मैं बोली मैं क्या करना चाहूँगी, उतना तो मैं वो भी नहीं हूँ कि मैं कोई काम ऐसा कर लूँ बाहर जाके, और बाहर अगर दूसरे का काम की तो शायद नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे हाथ में मैं जो कला है मैं उसको करती हूँ। मैं जात की अपनी धोबी हूँ, तो मैं अपने धंधा को फोकस करती हूँ। तो मैं बोली बाबा मेरे को प्रेस दुकान खुलवा दीजिए। तो बोले कि प्रेस दुकान ठीक है, आप बोले हो जाएगा। तो मेरे को उस समय गुमटी एक बनवा के दिए, गुमटी बनवा के दिए, उसमें मैं पूरा व्यवस्था मतलब बनवा दिए। तो बोले आप रख लीजिए। फिर मैं रोड किनारे अपना गुमटी रखी, फिर वहाँ से अपना काम चालू की। वहीं से लोग बाग मेरे पास काम करवाने आते आते, जैसे प्रेस करवाने आते आते अपने समस्या को भी सुनाने लगे। फिर मैं धीरे धीरे अपने वार्ड की जनता से जुड़ी, उनके समस्या को सुनी, उनके बात को बाबा तक पहुंचाई, उनका कुछ काम हुआ। तब तो भाई मेरे को चुने हैं, तो मेरे को मेरे बात को रखा गया, सुना गया। तो मैं अपना समय देने लगी पार्टी में। धीरे धीरे करके जब समय देने लगी, जब मैं आगे बढ़ी, लोग बाग मेरे को आगे बढ़ाने लगे। फिर बोले जब अभी पार्षदी चुनाव आया, नगर निगम का चुनाव आया जब 2019-20 में, तो मेरे को जनता अपने आप बोली कि आप पार्षद के लिए चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ आएंगे। तो मैं बोली मेरे पास पैसा नहीं है। तो बोले अगर पैसा तो हम लोग हैं, लेकिन हम ही लोग के ऊपर तो खर्चा करेंगे ना, तो हम लोग कोई खर्चा नहीं लेंगे, बैनर पोस्टर के लिए हम लोग खुद देंगे। ऐसे बोले ठीक है, फिर अब आप लोगों की इच्छा। तो मेरे पार्टी भी मेरे को बुला के टिकट दिए और मेरे वार्ड वाले भी। और मैं वो पहला जनप्रतिनिधि हूँ, मैं मानती हूँ ऐसा कि मैं पहला जनप्रतिनिधि हूँ कि मेरे वार्ड के लोग मेरे को पैसा चंदा दिए, मेरे को बैनर पोस्टर के लिए। आप पार्षदी में कितनी बार जीत हासिल की? फर्स्ट लड़ी, फर्स्ट बार ही जीती। तो इस बार आपने क्यों नहीं लड़ा? इस बार मेरे को पार्टी टिकट दी थी, लेकिन मेरे बच्चों के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाई, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ। मेरे को बच्चे लोगों को पढ़ाना भी है, और राजनीति से पैसा नहीं आता है। देखिए लोगों को लगता है कि राजनीति से पैसा आता होगा उनके लिए जो 2 नंबरी काम करते होंगे। हमसे वो नहीं होता है, हम सच बोलते हैं, जो है वो सामने रखते हैं। इसलिए मेरे को लगा कि मैं अगर राजनीति में अपना समय पूरा देने लगूंगी तो मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगी। अब अगर मैं पार्षद चुनाव लड़ी तो मैं अपने वार्ड में समय नहीं दे पाऊंगी, एनी टाइम दुकान में रहूंगी, तो इधर नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए, हम पिछले बार जब मैं पार्षद थी, जो मानदेय होता है वो मानदेय हम लोग को 22, 23, 24 महीना नहीं मिला है। तो मानदेय नहीं मिला तो इसके लिए आपने दोबारा क्या किया? मानदेय नहीं मिला, अब मिलेगा कब मिलेगा? अब भाजपा की गवर्नमेंट है, दोनों जगह नीचे ऊपर, निगम में भी है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है। देखते हैं कब देते हैं, नहीं देंगे। आपकी सरकार रही तो उस समय नहीं मिला, तब क्या मिलेगा? जब मेरी सरकार थी, मेरे समय का 6 महीना का बचा है, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट आया इसका वो बचा है। चाहे सरकार किसी का भी हो, लेकिन नियम में अगर बंधा गया है तो वो मिलना चाहिए। अब मेरे को पूरा विश्वास है, आज नहीं तो कल मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये नगर निगम में बहुत बड़े मात्रा में प्लेसमेंट चल रहा है। ये प्लेसमेंट क्या होता है मालूम है? नगर निगम में प्लेसमेंट कर्मचारी जो चल रहा है, जिसको समूह द्वारा या ठेके द्वारा चलाया जाता है, वो प्लेसमेंट होता है। तो क्या लगता है कि प्लेसमेंट रहने का, यानी सरकार जो बीच में रख रही है ठेकेदारी प्रथा, तो यानी कि यहाँ के जो प्रशासन वो काम नहीं कर पा रहे या पेमेंट नहीं दे पा रहा है? हाँ, यहाँ के जो प्रशासन है उनको पेमेंट नहीं दे पा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं निगम में, जो लोग लंबे समय से कर रहे हैं, उनको शासकीय करना चाहिए। क्योंकि अपना पूरा समय के साथ साथ अपना उम्र भी देते हैं उन लोग ना, अपना पूरा उम्र वहाँ बिताए, अपना पूरा समय वहाँ फोकस किए, तो बाद में उनको कहाँ का नौकरी मिलेगा बताइए आप। तो उनको सरकारी कर्मचारी में रखना चाहिए, नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है कि उनको डायरेक्ट जो नगर निगम शामिल करके पेमेंट वहीं से दिया जाए, ना कि बीच में कोई बीच बचाव कोई आदमी हो? ऐसा डायरेक्ट दिया जाए उनको पेमेंट, क्योंकि बीच बचाव कोई आदमी नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या लगता है आपको, कमीशन खोरी हो रही है क्या? बिल्कुल कमीशन खोरी हो रही है, बीच में हो रही है। तो भाई उनका जब देखिए क्या है कि शासन ऊपर से भेज देती है, ठीक,
वो आता है ठेकेदार के पास। ठेकेदार अपने इच्छा वो बांधे रहती है। जैसे कि अभी मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, मैं किसी को रखी हूँ काम में और मैं गवर्नमेंट का काम ले रही हूँ, गवर्नमेंट का मैं काम ली हूँ और मैं किसी को अपने रखूँगी कि आप मेरा ये काम है कर दो, उसको मजदूरी बांध दूँगी कि मैं तुमको 200 दूँगी, 300 दूँगी, 400 दूँगी, जो भी दूँगी मैं उसको मजदूरी बांध दूँगी। और शासन से मैं लूँगी कितना में 1000 रुपया, 2000, 3000। तो मैं बीच में खा रही हूँ, वही तो हमारा घूस कहलाया ना, बीच में खा रही हूँ। और सामने वाला व्यक्ति का घर कैसे चल रहा है, उसके बीवी बच्चे कैसे पल रहे हैं, इस बात है ना। बहुत लंबे समय से मांग किया गया रेगुलर की, जब कांग्रेस सरकार थी उसमें भी किए थे नगर निगम वाले प्लेसमेंट की मांग कर रहे थे रेगुलर करने के लिए। लेकिन क्या लगता है रेगुलर ना करे, उसमें एक नियमित स्थायी तौर पर पेमेंट डायरेक्ट जाए तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? देखिए, अगर इन लोगों को परमानेंट नहीं करना है तो इनको मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है, चाहे कांग्रेस का गवर्नमेंट था चाहे भाजपा गवर्नमेंट है, इनको ये ध्यान देना चाहिए था कि जो इनका एक मानदेय है उसको सही रूप में बांधा जाए और कलेक्टर दर पे एक जगह मिलनी चाहिए इन लोगों को, एक मुफ्त में हर महीने में उनको उनकी पेमेंट मिलनी चाहिए, उनका नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो और बाहरी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, उसी काम से उनका घर गृहस्थी चल रहा है। आप जैसे एक पार्षद रह चुके हैं, वार्ड को कैसे विकसित किया जा सकता है जिसकी आय का साधन बढ़े, नगर निगम पर भी आय का साधन बने और रेगुलर पेमेंट किसी को भी दिया जा सके? देखिए, मेरे ख्याल से मैं एक पार्षद रही और भगवान मेरे को मौका अगर मिला ना, ऐसे जनता ही भगवान होते हैं, अगर कभी भी मेरे को मौका मिला ना तो मैं ये चाहूँगी कि सबसे पहले जितने वार्ड हैं हमारे अंबिकापुर में 48 वार्ड है, 48 वार्ड में सब महिलाओं के लिए एक आय का स्रोत बनना चाहिए। जैसे देखिए, हम अपने वार्ड में क्या काम दे सकते हैं, जितने भी पार्षद बनेंगे हम उनके थ्रू भी कर सकते हैं, या हमारे वार्ड में जो कोई हम उनके थ्रू भी कर सकते हैं। ज़्यादातर तो मेरे को लगता है कि पार्षद से बढ़ के वार्ड में जो सीनियर व्यक्ति है ना उनके थ्रू भी करना चाहिए। क्या है कि बहुत सारी चीज़ है, हम अपने घर के सामान खरीदते हैं, अगरबत्ती हमको रोज़ लगता है, जहाँ हम पूजा पाठ करते हैं तो अगरबत्ती बनाने का एक वो होना चाहिए, अचार पापड़ होना चाहिए, हर वार्ड में खोल देना चाहिए, तो वहाँ अपने वार्ड के लोगों को एक कमाने का जरिया मिलेगा, उससे उनका घर चलेगा। मेरे मन में बहुत लगता है ये चीज़ कि पूरे वार्ड 48 वार्ड में पूरे में एक कमाने का स्रोत होना चाहिए, खास करके महिलाओं को, युवाओं के लिए भी सोचना चाहिए। जो हमारे यहाँ युवा वर्ग के जो लोग हैं, आप उनको देखिए, पढ़ लिख के बैठे हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि हर किसी को शासकीय नौकरी मिल जाएगा, ये कोई सरकार नहीं दे सकता, चाहे कोई भी सरकार हो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, नहीं दे सकता, तो उनके लिए भी शासन को करना चाहिए। जैसे देखिए, मैं अपना यहाँ कोर्ट है, अंबिकापुर में कोर्ट है, अंबिकापुर में आप देखे होंगे, लगा होगा, उस कैंपस के अंदर लगा है, जिसका मर्जी वो लगाया है ना, तो हमारे नगर निगम को उसमें सोचना चाहिए। नगर निगम अपना ठेला गुमटी बना के वहाँ रखे और जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं जो कमाना चाहते हैं, ऐसे भाई जिसका शिक्षा कंप्लीट हो चुका है उनको काम करना है, लेबर कुली का काम करने जो जा रहे हैं, इतना शिक्षा लिए हैं, कॉलेज पूरा फाइनल किए हैं, लेकिन उसके बाद भी लेबर कुली का काम कर रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए। अगर हमारे शासन उनके लिए कमाने का स्रोत बना दे, ठेला बना दे, गुमटी होता है जो, वो बना दे, तो वो अपने हिसाब से दुकान वहाँ लोग डाल देंगे, एक नियमित राशि बांध दे कि इतना मेरे को शासन को देना है, तो उस हिसाब से बांध दे, 200-400 महीने का, इतना भी ना बांध दे कि वो दे ना पाए, 200-400 महीने का बांध दे। और ये देख ले कि जिनके घर में कमाने का स्रोत और नहीं है, उस घर से प्रत्येक एक व्यक्ति को वहाँ दुकान दे दिया जाए जो कमज़ोर वर्ग में है, और जिनके यहाँ तो भाई कमाने का जरिया है, बिजनेस है, जिनका बाप बिजनेस कर रहा है तो बेटा तो कर ही लेगा, आप उसको देखे क्या करेंगे। लेकिन जो कमज़ोर परिवार से हैं, गरीब परिवार से,
उनको वहाँ रोज़गार दे सकते हैं, ये मुझे लगता है। ये दारू भट्टी तो क्या क्या खोल के शहर में वो करने की बजाय शासन को पब्लिक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जनता ही आपका भगवान है, जनता ही आपको कुर्सी दी है। मेरे मन में बहुत सारा सवाल आता है, अगर कभी भी मेरे को ऐसा मौका मिला तो मैं ये सारे चीज़ों को ज़रूर जो करूँगी। आप अभी सोच अभी रख रहे हैं, तो इसको आप कांग्रेस सरकार तो इसमें भी रखा होगा या रखना चाहिए था? उस समय मैं नहीं रखी थी, अभी तक तो मैं कहीं नहीं रखी हूँ, आज फर्स्ट बार रख रही हूँ, क्योंकि मेरे को देख के लगा कि ऐसे करने से ऐसे होना चाहिए, तो मैं रखी इस बात को। और अगर मैं नगर निगम को कितना फ़ायदा मिल सकता है इससे? नगर निगम को बहुत, वो अपने जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं उनको अच्छे तरह से उनकी मानदेय दे पाएंगे समय पर, क्योंकि आप जो गुमटी लगाएंगे ना, जो अपना इतना सारा हॉस्पिटल है, जो अपना कोर्ट है, वहाँ जो गुमटी लगाएंगे उन लोग तो आपको कैश राशि देंगे, समय पर देंगे, क्योंकि उनको उससे अपना घर चलाना है, तो समय पर आपको राशि देंगे। समय पर आपके पास राशि जमा होगा तो आप समय पर कर्मचारियों को तनख्वाह भी दे पाएंगे। अगर आपको अभी चुनाव के लिए लड़ेंगी, यदि जनता को मौका देती है तो क्या करना चाहेंगी? क्या है कि पार्षद चुनाव के लिए जनता मेरे को मौका देगी फिर दोबारा, तो मैं ज़रूर लड़ूंगी। और पार्षद का जितना क्षमता है उस क्षमता कार्य को मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या है कि फर्स्ट बार था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं फर्स्ट बार पार्षद बनी। लेकिन आप पार्षद रह चुके हैं, आप दूसरा कुछ नहीं सोच सकते हैं? पार्षद के अलावा भी कुछ करें? पार्षद के अलावा अगर पार्टी मेरे को मौका देगी, जनता मेरे को मौका देगी, सबसे पहले तो जनता अगर मौका दी तो मैं ये चाहूँगी कि मैं आगे के जगह में अगर जाऊँ तो मेरे को ये लगता है कि आप सबको मौका दिए हैं। देखिए, आप दोनों को आप मौका देके देख लिए हैं। अगर किसी गरीब व्यक्ति को मौका दिए, ऐसा मौका मिला, तो मेरे मन में ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ये लेके चलूँगी कि मैं जनता के कहे अनुसार काम करिए और जनता से राय लीजिए। आप हर मोहल्ले में, हर वार्ड में 2-4 व्यक्ति अपने पार्टी से हट के रखिए। आप पार्टी से हट के रखेंगे तो वहाँ राजनीति लोग नहीं करेंगे, वो सही काम को आपको बताएंगे। तो उनके अनुसार मैं काम करती, मेरे को ऐसा लगता है ऐसा काम करना चाहिए, मैं काम करती। तो अपने अंबिकापुर में या भारत के किसी कोने में अगर ऐसे व्यक्ति को लोग अपना जनप्रतिनिधि आगे के लिए चुने तो बहुत सरल होगा। मेरे को लगता है जनता के आवाज़ को सुन, उस पर निर्णय लिया जा सकता है, उस पर अच्छा काम किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े शिक्षित या विद्वान व्यक्ति को आप बनाएंगे तो आपके लिए काम होगा, ऐसा नहीं है। एक लास्ट सवाल कि अभी वोट चोरी का मामला चल रहा है पूरे देश में कि वोट चोर हैं मोदी जी। दूसरी बात कि एक आरोप वहाँ पे भी आया है कि मोदी जी की माता जी को लेकर के बहुत से भद्दे बयान दिए गए हैं, कहा गया चुनावी बिहार में, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? जो देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के लिए बोलूँगी, प्रधानमंत्री जी के लिए जो गाली दिया है वो गलत है, चाहे जो भी गाली दिया हो वो गलत है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप राजनीति से हट के एक महिला का सम्मान कीजिए, एक महिला का राजनीति से हट के सम्मान कीजिए, चाहे वो किसी पार्टी से आती हो या वो नॉर्मल परिवार से आती हो या राजा महाराजा के परिवार से आती हो। आप एक महिला को गाली नहीं दे सकते। और आज के मेरे को तो ऐसे लगता है कि अभी के राजनीति में बहुत सारे सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, उस समय सोनिया गांधी को कितना अभद्र वो थी, और हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं, उनके प्रति गाली गलौज नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या कोई भी महिला हो, चाहे हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हो, वो महिला है। महिला के लिए आप इस टाइप का भद्र भाषा बोलना आपके लिए कहाँ तक उचित है? इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। एक महिला का सम्मान कीजिए, क्योंकि आप उसी महिला से इस धरती पे आए हो, तो महिला का सम्मान करना चाहिए। और जो घर में देखिए, ऐसा कहा जाता है, मेरे बुजुर्गों ने ये चीज़ सिखाया है या मेरे मार्गदर्शकों ने ये चीज़ सिखाया मेरे को कि जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं करते ना,
का सम्मान नहीं करता ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता। उसके साथ ना हमेशा वो तकलीफ जुड़ी रहती है। तो जो गाली दिया होगा ना, प्रधानमंत्री के माँ को जो गाली दिया होगा ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये जान लीजिए आप, भगवान के लाठी से नहीं बच सकते आप। तो आप राजनीति एक हद तक कीजिए, और राजनीति के बाहर आप माँ बहन का गाली देना है तो गलत है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ। आप की ताकत और कमजोरी क्या है? मेरे ताकत और कमजोरी ये है। मेरे कमजोरी, मैं पहले तो अपना ताकत बताऊंगी। मेरा ताकत जनता है। मैं जनता के दम पर अपने ताकत भरती हूँ, किसी से लड़ने का क्षमता रखती हूँ। जैसे आप देखे होंगे, जब मैं पार्षद थी तो मैं कैसे कैसे जगह को खाली कराई, जिसको कोई पुरुष एक बार हिम्मत नहीं करता, लेकिन वैसी जगह को मैं कराई। मैं हिम्मत रखी, अब उस समय मेरे वार्ड वाले साथ दिए। वो मेरा ताकत है। और मेरा कमजोरी ये है कि मेरे पास जो क्या बोलते हैं उसको, जो दुकान है उससे मैं अपना स्वार्थ करती हूँ, वही है मेरे पास, उसी से चलती हूँ। तो मेरे पास तो नहीं है। आर्थिक कमी है, ये सत्य है। आपको जनता मौका दिया तो क्या करेंगे फिर? जनता मेरे को मौका दिया तो फिर मैं जो अपने वार्ड में जो काम की हूँ, जो मेरे हद तक है, जो सीमा तक जैसा मेरे को मौका देगा जनता, उस टाइप का मैं काम करूँगी। अगर मान लीजिए एक पार्षद के लिए मौका दिया तो मैं जो की हूँ, रोड, नाली, बिजली, पानी का जो मूलभूत सुविधा होती है वो करूँगी। वो तो हमेशा, ये देखिए, चाहे गवर्नमेंट किसी का भी हो, हमेशा लगे रहती है। मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, ये सब करूँगी। और उससे आगे अगर मौका देता है तो मैं बताई कि मैं क्या करूँगी। मैं जनता को लेके चलूँगी। जनता के बिन मैं एक कदम नहीं चल पाऊँगी, ये मैं जानती हूँ। और मुझे पार्षद थी, फिर भी से मेरे वार्ड में जो सीनियर लोग थे, राजनीति से हटके थे, उनसे सलाह लेती थी, उनके बात को सुनती थी, उनके कहे अनुसार मैं काम करती थी। अभी आप एक्स पार्षद हैं, तो जनता के लिए अभी क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जैसे कि झूठ बोले ना, अपना अभी पार्षद जो चुन के आए हैं, देखिए उन लोग झूठ बोले, और झूठ का सबूत भी दिखाऊंगी मैं आपको। क्या है कि मैं झूठ बोल के कोई काम नहीं करना चाहती। मैं सत्य बोलूँगी और सत्य बोल के करूँगी। आप देखिए, ये सबूत है। अगर आप देखे होंगे, ये पार्षद चुनाव अभी जब चल रहा था तब का है। तो क्या विपिन पांडे जी के जो चुनाव प्रचार हो रहा था, हाँ, विपिन पांडे का चुनाव प्रचार का है ये। उस समय ये वीडियो बना के मैं रखी थी, क्योंकि मैं जान रही थी। इससे पहले मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, डॉक्टर रमन सिंह, वो आके उसी हनुमान मंदिर चौक में मेरे बोला हुआ चीज़ को मेरे गांधीनगर वासी भी देखेंगे। वहीं हनुमान मंदिर चौक में पूर्व मुख्यमंत्री जो आज अध्यक्ष हैं, आके बोले थे कि हम गांधीनगर वासी को पट्टा देंगे। आज अध्यक्ष नहीं, महाराष्ट्र के गवर्नर हो गए। हाँ, उनको बहुत बहुत बधाई हो, और आगे जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आके यहाँ झूठ बोले थे कि हम गांधीनगर वासियों को पट्टा देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गांधीनगर वालों को जो आएगा इधर से उधर पलट के और वोट लेके चल जाता है। उनके माइंड को वॉश कर देते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। क्या है, विपिन पांडे जी चुनाव लड़ रहे थे तो ये चीज़ बोल के, झूठ बोल के, ये झूठ है, मैं बोलती हूँ झूठ है। आप भी जानेंगे ये झूठ है, पूरी जनता जानेगी कि झूठ है। आप पट्टा के लिए बोले, आप पट्टा दिए क्या? इससे पहले भी रमन सिंह जी बोले थे, पट्टा दिए क्या? नहीं दिए। कांग्रेस गवर्नमेंट में पट्टा के लिए बोला गया था, उन्होंने जो पट्टा दे रहा था वो पट्टा का स्कीम को भी आप बंद कर दिए। मैं खुद साक्षी गवाह हूँ, मैं खुद पैसा पटा के रखी हूँ,
सब कुछ हुआ है, पट्टा नहीं मिल रहा है। क्यों? हम तो पैसा दिए हैं ना गवर्नमेंट को, तो उसके बदले में जो नियम जब लागू था उस समय हम पैसा दिए, तो उसको आप आके अचानक सा बंद कर दिए। कितने लोग अपने ज़मीन के लिए पैसा पटा के, जब हमारे भूपेश बघेल की सरकार थी तो कितने लोग पैसा पटा के अपना रखे कि हमको पट्टा मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का ज़मीन है, वो बेच रहा है एक तरह से, तो हम उसको ख़रीद लेते हैं। हम जहाँ हैं हम उस हिसाब से कलेक्टर के साइन से हम अपना पैसा जमा किए हैं ना, वो मेरे पास है, तो हम उससे, कितने लोगों के पास होगा वो चीज़। हम वैसे सरकार से भाई पैसा दिए, हम खरीदे, जैसे बाकी जगह ज़मीन कोई बेचता है, ज़मीन का मालिक आप हैं, आपको पैसा दूंगी, आप मेरे को ज़मीन रजिस्ट्री करेंगे, ठीक उसी टाइप का गवर्नमेंट का ज़मीन था, गवर्नमेंट को हम पैसा दिए, हमको रजिस्ट्री करो। आप उस चीज़ को आके उस स्कीम को बंद कर दिए। ये कहाँ का न्याय है? आप देने का वादा किए थे, आप देख रहे होंगे, वीडियो दिखाई हूँ आपको, झूठ नहीं है वो। जब आप देने का वादा किए तो आके जो लागू था उसको बंद क्यों कर दिए? तो आप तो सरासर झूठ बोले। गांधीनगर वासियों को खास करके झूठ बोल के जो आएंगे और इधर से उधर पलट के और गुमराह करके और वोट चुनाव जीत के चले जाएंगे। तो मैं बोलती हूँ कई साल के लिए। लेकिन ये जो था तो इसमें कई लोग तो कब्जा भी कर रहे थे अनलगल रूप से। तो जो कब्जा कर रहे थे अनगिनल रूप से ना, तो उसमें जांच होना चाहिए। उसको जांच कर, उसका तरीका है, जब आप कोई गलत तरीके से करता है, कोई भी काम को करता है, तो उसमें आप जांच बैठाइए, जांच की टीम बैठाइए। आपके पास शासन प्रशासन है, अधिकारी है, कोर्ट का काम है, वो लोग करेंगे, जांच करेंगे। जांच में जिसका गलत पाया जाएगा उसका आप निरस्त कीजिए, जो सही है उसको आप दीजिए। ये तो रास्ता है ना, आप इसमें कीजिए। हमारा आप 10 बार जांच किए तो आप वैसे सबका आप 10 बार जांच कीजिए। तो कहाँ का न्याय है कि आप बंद कर देंगे, बताइए। तो देखा जाए तो गीता रजक जी ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, जो कि नजुल भूमि को पट्टा देने का आह्वान किया गया था, जो कि ये सरकार के, जो वर्तमान सरकार, उसको सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं, निर्णय लेना चाहिए और अपनी छवि को साफ करना चाहिए। जनता के बीच में जाने पर क्या सही है क्या गलत है यह तो जनता ही बताएगी। लेकिन इसमें जरूर कमेंट करें कि इसमें जो नजुल पट्टा का बोला गया है तो कितना सच है और कितना है, तो छानबीन करके ज़रूर बताना चाहिए।